नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। सबसे पहले वक्त है इस प्रोग्राम की सुर्खियों का। बूटा सिंह और केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट को फटकार, कहा राज्यपाल की गलत रिपोर्ट पर जल्दीबाजी में हुआ फैसला। लेफ्ट ने बूटा और विपक्ष प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा, लेकिन बूटा सिंह ने कहा कि वो फैसला सिर्फ मेरा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिर उठाए राज्यपालों की भूमिका पर सवाल, सरकार या आयोग की सिफारिशों पर डाली जाए नजर। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आज का न्यूज पॉइंट खासतौर पर उस ऐतिहासिक फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट से बिहार के मसले पर आया। तो आज की खास खबर यही है न्यूज पॉइंट पर। तो सीधे सीधे जो सवाल को हम उठा रहे हैं अगले आधे घंटे में आज न्यूज पॉइंट पर, वो यह है कि क्यों बिहार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। ये इतना ऐतिहासिक और कड़क फैसला क्यों आया सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले नजर डालते हैं कि यह फैसला आखिरकार था क्या। बिहार विधानसभा भंग करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल बूटा सिंह की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि बूटा सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र को गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट भेजी और केंद्रीय कैबिनेट को, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट को मिसलीड किया, गुमराह किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने रिपोर्ट जल्दीबाजी में भेजी और केंद्र को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। ये सब बहुत बहुत गंभीर बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए नए सरे से नीति बनाने का वक्त आ गया है। और सरकार की तरफ से आने वाले पहले बड़े औपचारिक बयान में गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि बिहार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि यह पूरा मामला काफी पेचीदा था। 3 जजों ने फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जबकि 2 जजों ने सही बताया। फैसला काफी बड़ा है। सरकार पूरे फैसले पर 1 दिन के बाद प्रतिक्रिया देगी, यानी कि यह बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार जो है वो इस बारे में कोई जल्दीबाजी अपनी बात कहने से पहले नहीं करना चाहती। तो सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त, और इस पूरी बहस को हम अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक पैनल मौजूद होगा स्टूडियो में दिल्ली में, और मेरे साथ पटना से भी एक पॉलिटिशियन होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे, जो उस समय की स्थिति का जवाब दे सकते हैं। पहला बुनियादी मुद्दा यह है कि क्यों बूटा सिंह ने ऐसी भूमिका निभाई, जिस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया। और मैं मुलाकात कर दूं इस वक्त मेरे पैनल से। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक जाने माने वकील भी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की हैसियत से सुभाष कश्यप मेरे साथ मौजूद है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद बहुत जल्दी स्टूडियो में मौजूद होंगे। पहली बात जो अभिषेक मनु सिंघवी मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि क्यों इस तरह की भूमिका निभाई बूटा सिंह ने, जिसकी वजह से इस तरह की बात सुननी पड़ी आज सुप्रीम कोर्ट से। कोई दबाव था? ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं मिल सकता आपको, सिवाय इसके कि उच्चतम न्यायालय ने जो लिखना था और जो वर्णन करना था तथ्यों का, वो किया है। और आज उस इवेंट के बाद उच्चतम न्यायालय ने उसको गलत करार किया है, अवैध कहा है, असंवैधानिक कहा है। तो मैं समझता हूँ सबको, बूटा सिंह जी के समेत सबको नतमस्तक होना चाहिए, इसको स्वीकार है ये। और उसमें अब क्यों क्या हुआ, ये तो एक अटकल की बात होगी। आज की फाइंडिंग ये है उच्चतम न्यायालय की, और उस फाइंडिंग के पीछे मैं समझता हूँ कोई देश पे नहीं जा सकता कि जहां तक राज्यपाल के निर्णय का सवाल है वो मैलाफिडे रहा है और गलत कारणों से लिया गया है, और उन्होंने उस पर काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग किया है, और ये सच्चाई, जिससे हम कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन जितने स्पष्ट रूप से उन्होंने, उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के बारे में कहा है, उतने ही स्पष्ट रूप से जानबूझकर उन्होंने इस प्रकार के कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं केंद्र सरकार के निर्णय के बारे में, और वो एक अलग परिधि है। हम उस मसले पर बाद में आएंगे कि केंद्र सरकार की भूमिका है। सुभाष कश्यप, जब आप मतलब पहले के भी एग्जाम्पल्स को देखें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बुनियादी मसला मतलब कैसी है ये भूमिका, अगर इसको कोई एक्सप्लेन कर सके तो। देखिए, राज्यपाल ने जो सिफारिश की वो क्यों की, इसका उत्तर तो राज्यपाल दे सकते हैं। हाँ।
लेकिन जो राज्यपाल ने सिफारिश की उस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडल को था। तो ये दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल का बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसलीड किया, तो मिसलीड होने वाले की जिम्मेदारी मैं समझता हूं ज्यादा है, क्योंकि निर्णय लेना उनका काम है। उन्होंने निर्णय लिया, राज्यपाल ने तो एक सिफारिश भेजी, अपना आकलन भेजा, उनके हिसाब से क्या स्थिति है वहां, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, ये की, बहुत सारी बातें की, वो सब उन्होंने उसमें पृष्ठभूमि बताई क्यों वो ये सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन उस सिफारिश पर केयरफुल कंसिडरेशन करने की जरूरत थी मंत्रिमंडल को, और ऐसा नहीं है कि इस जजमेंट में, पूरा जजमेंट तो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और उचित यही होगा कि पूरा जजमेंट पढ़कर उस पर टिप्पणी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पर उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इसको गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मानना चाहिए था। यही बात जो मेरे ख्याल में पूरे दिन से अभिषेक मनु सिंह आपसे पूछी जा रही है कि ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बिल्कुल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अलग रख के देखा जाए। मैंने ये नहीं कहा। इसके 2 या 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात, ये कहने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय के ये कहने के बावजूद कि तथ्यों पे केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा मिसलीड हुई और उसको इसमें और जागरूकता बरतनी चाहिए थी, ये कहने के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने मैलिफिडी डिसीजन लिया, परवर्स डिसीजन लिया, गलत कारणों से लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय को निरस्त किया है, अदरवाइज नहीं तो केंद्र सरकार हारने का सवाल कहां उठता। लेकिन उन्होंने निरस्त करते हुए जो मूल मुद्दा है वो ये है कि एक केंद्र सरकार का निर्णय रिवर्स होना, निरस्त होना, और उस पे मैलाफिडे होना या उसमें मोटिवेशन होना गलत प्रकार का, ये 2 अलग अलग चीजें, भिन्न चीजें हैं। अगर केंद्र सरकार के हर निर्णय को जब न्यायपालिका रिवर्स करती, निरस्त करती है, उसमें अगर लोग मैलाफिडे लगाने लगे या इस्तीफे मांगने लगे, तब तो उस कसौटी के ऊपर तो श्री वाजपेयी और श्री अडवाणी को कई बार रिजाइन करना चाहिए था, जब उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के मुद्दे पे उनके विरुद्ध, उनकी सरकार के विरुद्ध कई बार जजमेंट दिए। तो ये मैं सिर्फ इस मुद्दे का उत्तर पहला तो ये है। तो क्या हम ये समझे कि आज कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है ये फैसला लेने की कि बूटा सिंह को वापस बुलाया जाए वहां से? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं लेती, न वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी न रिमूविंग अथॉरिटी है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल लेता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरी तरह से सशक्त है। और जिस चीज को आपने कहा कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, काम जल्दबाजी में हुआ, तो अब आप नहीं चाहेंगे कि वापस बिना पूरे निर्णय को पढ़े, समझे, आत्मसात किए, एनालाइज किए, जल्दबाजी में वापस को निर्णय लिया जाए। आज जजमेंट आया है। बूटा सिंह तो खुलकर कह रहे हैं कि मैं तो 26 जनवरी को जो है सलामी लूंगा और उस फंक्शन में मौजूद रहूंगा। देखिए, वो तो एक बड़ा अग्रेसिव सा स्टैंड है राज्यपाल। उन्होंने इस बात पे न कोई टिप्पणी की है, न उनका अधिकार क्षेत्र है कोई टिप्पणी करने का कि क्या इस निर्णय पे आगे परिणाम होने वाले हैं। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे उस निर्णय में कई और पहलू हैं और उन सब पे अमल करके केंद्र सरकार बिल्कुल निर्णय लेगी और आगे बढ़ेगी। जी, हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि क्या ये अकेले बूटा सिंह का फैसला कहा जा सकता है? ये बहुत स्वाभाविक है सवाल को बार बार उठना। जहां तक इससे जुड़ी बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल बूटा सिंह पर डाल दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया कि बूटा सिंह की रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए थी। गलत रिपोर्ट पर गलत फैसला करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उनके हस्ताक्षर किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पर चुप रहा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन का फैसला 4 स्तरों पर लिया गया था। बूटा सिंह सिर्फ पहली कड़ी थे और शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे आसान निशाना भी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। 26 तारीख को सलूट लूंगा पटना में। 26 तारीख को पटना में सलूट लेंगे। 26 जनवरी हर वर्ष जब आती है तो संवैधानिक रूप से राज्यपाल उस पर शरीक होते हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम पहले से निश्चित होता है, पूर्व निश्चित होता है, और निर्णय अभी आया है, इसलिए इन दोनों को लिंक करना बिल्कुल गलत है। बूटा सिंह की गाड़ी पर राष्ट्रीय चिन्ह और ये सत्यमेव जयते आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शायद ही आजादी के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी राज्यपाल के लिए इतने कठोर शब्द कहे हों। और आज अगर बूटा सिंह बेआबरू हुए हैं तो केंद्र सरकार की फजीहत भी कम नहीं हुई है। गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे दूसरी कड़ी, जिन्होंने राज्यपाल की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा, लेकिन उन्होंने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।
I don't have to say anything without seeing it. तीसरी कड़ी थे प्रधानमंत्री खुद, जिनके मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। मंत्रिमंडल के हर फैसले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार प्रधानमंत्री होते हैं। और यहां तो सुप्रीम कोर्ट का बोमई केस का फैसला रास्ता दिखलाने वाला था कि बहुमत की जांच सदन के अंदर ही हो सकती है। राष्ट्रपति उस समय रूस की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें बीच रात फोन किया मॉस्को और केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। राष्ट्रपति के सामने भी पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का उदाहरण मौजूद था, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल और सरकार का बिहार में ही राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति ने मॉस्को में ही बीच रात फैक्स किए गए दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अगर राष्ट्रपति शासन न लागू हुआ होता तो 24 मई की सुबह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं और संवैधानिक उसूलों के उल्लंघन की हर वाजिब कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं की, मगर राज्यपाल बूटा सिंह के साथ उन्होंने ऐसी रियायत नहीं की है। दिल्ली में हृदय जोशी के साथ अभिसार शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस चर्चा के दूसरे हिस्से में जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक स्वाभाविक सवाल है, वो ये है कि क्या इस फैसले के लिए अकेले बूटा सिंह जिम्मेदार थे। ये बहस छिड़नी यकीनन बहुत स्वाभाविक है, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा। इसका एक पहलू जिस पर हम नजर डालना भूल जाते हैं वो है भूमिका लालू प्रसाद यादव की, इस गठबंधन के एक अहम नेता की। मैं सीधे अब चलूंगा मेरे बाकी दो पैनलिस्ट के साथ पटना में, और जहां पर मौजूद है रामकृपाल यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के अहम सदस्य है। आपसे रामकृपाल जी मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारे प्रकरण में जो खबरें दिल्ली तक आती रही, लालू प्रसाद यादव का कितना दबाव था? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और हमारी पार्टी भी नहीं मानती है कि लालू प्रसाद जी ने गवर्नर साहब पर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर कोई दबाव डाला कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया जाए, और यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। महामहिम राज्यपाल जी ने परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्वविवेक से वहां की जो सारी स्थितियां हैं उसकी लिखित रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय ने मंत्रिपरिषद के समक्ष ला करके निर्णय लेने का काम किया। इसलिए लालू प्रसाद यादव इसमें कहां पार्टी बनते हैं? नहीं तो ये लालू प्रसाद कुछ अजीब सी तस्वीर लग रही है। कांग्रेस अपने हिस्से की सफाई दे रही है, आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को इसमें घसीटना ठीक नहीं। तो ये सब कुछ मतलब बूटा सिंह किसके लिए कर रहे थे फिर, अगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने गलत किया? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसका सघन हम लोगों ने छानबीन नहीं की है, मगर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको सर्वमान्य है, सब लोगों ने आज तक माना है। मगर ये कहना कि किसी भी रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने गवर्नर साहब को अप्रोच किया या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर कोई दबाव डाला, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उस समय की जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियां के अनुकूल महामहिम राज्यपाल जी ने रिपोर्ट भेजा। वहां पर जिस तरह से हाउस ट्रेडिंग किए जा रहे थे, इन्फ्लुएंस किए जा रहे थे रामकृपाल जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामकृपाल जी आप हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज पॉइंट में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे इस बहस को वापस शुरू करने के लिए। और एक जो बड़ा सवाल है जो शायद इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से निकल कर आया, जिसका जवाब हर राजनीतिक दल को देना पड़ेगा, वो अल्टीमेटली सवाल वही है, भूमिका, रोल गवर्नर्स का राज्यपालों का। हम जिस बड़े सवाल की तरफ न्यूज पॉइंट में बढ़ रहे हैं वो ये है कि राज्यपालों की भूमिका क्या हो। ये सवाल पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधी और सपाट टिप्पणी की है। मैं पहले चलूंगा अपने साथी रामकृपाल यादव के पास, जो इस पैनल में बैठे हैं मेरे साथ पटना से। रामकृपाल जी, एक सीधी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि क्या अब आप या आपकी पार्टी चाहेंगी कि बूटा सिंह को वापस बुला लिया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है जी, हर व्यक्ति उसका पालन करता रहा है और हर पार्टी उसका पालन करता रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश कर दिया है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस आदेश के अनुपालन में 1 मिनट भी देरी करे। तो बूटा सिंह को वापस बुला लेना चाहिए आपके हिसाब से? आप एक बहुत अहम एलाय है इस सरकार के।
मैंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कौन उसको डिनायल करेगा? कौन उसको डिनाई करेगा? इस वक्त मेरे पैनल में रविशंकर प्रसाद भी मौजूद है। रविशंकर प्रसाद, मौका शायद आपको पहले इनको अभिषेक मनु सिंघवी को अटैक करने का नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात जो एक गंभीर बहस का मसला है, दो राष्ट्रीय पार्टियों के दो रिप्रेजेंटेटिव इस पैनल पे मौजूद है, दोनों आप लोग एस्टैब्लिश्ड लॉयर्स हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं। सरकारिया कमीशन को सरकारें क्यों नजरअंदाज करती हैं? मैं ये सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से भी पूछूंगा। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि उसमें एक बात थी कि पॉलिटिशियंस गवर्नर नहीं हो जी, जिस पर इंटर स्टेट काउंसिल में शायद सुभाष जी बताएंगे कोई सहमति नहीं बनी जी। और मैं भी इसे सही नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन मनु की पार्टी के थे, मोतीलाल वोरा, बहुत ही अच्छे इम्पार्शियल गवर्नर हुए। और एक बड़े ही अच्छे ब्यूरोक्रेट थे रमेश भंडारी। उनका आचरण के बारे में जितना कम कहा जाए तो अपने आप में कोई यूनिवर्सल रूल नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बड़े सवाल पर। देखिए, झारखंड में कांग्रेस पार्टी के गवर्नर थे, अभी जो गोवा में हुआ, अब बिहार में हुआ। मैं एनडीए का आपको उदाहरण दूंगा। 98 में हमने लगाया था प्रेसिडेंट रूल और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सारी संभावना थी। लेकिन एक बार जब माननीय उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उसको वापस किया तो हमने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उसको इंपोज नहीं किया, जबकि बिहार शायद 6-7 साल और गतर में चला गया। और जो अभी मेरे मित्र रामकृपाल ने कहा है, शायद इनके जो प्रवक्ता है संजय पासवान, वो ऐसा नहीं मानते हैं, ये अपना होमवर्क करें। जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के दबाव में निर्णय किया गया, इसलिए मैं बूटा सिंह कंडेम हुए, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का है 356 का, इसलिए केंद्र सरकार भी इक्वली गिल्टी है। इसलिए हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। बूटा मिसलेड मनमोहन सिंह एंड द कैबिनेट एंड मनमोहन सिंह इन टर्न मिसलेड द प्रेसिडेंट। ये बड़ा सवाल है। खैर, हम वापस इस सवाल पा रहे हैं कि क्यों जो भी सरकारें हैं, किसी की भी हो, वो नहीं गंभीरता से लेना चाहती सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस को। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय में जो दूरगामी सुझाव हैं उनमें अमल करके सब पार्टी साथ मिलकर अगर भविष्य के लिए कुछ करें तो मैं तो पूरी सहमति देता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी सहमति देगी। एक बात। दूसरी बात, ये सही है कि राजनीति ज्यादा आ गई है इन मामलों में और एक इम्पार्शियल नियुक्ति कम है। अंततोगत्वा हर संस्था, हर पद उतना ही अच्छा होता है जितना कि उस व्यक्ति जो उसके ऊपर बैठता है। अगर आगे कोई कंसेंसस बन सकता है कि आप एक प्रकार के व्यक्ति को ही रखेंगे, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी कसौटी हो, या तो राजनीति से बाहर हो, या कुछ समय निकल गया हो, या इस एज के हो, या इस प्रकार के हो, तो मैं समझता हूं इस बात पे अमल करना बहुत अच्छा रहेगा। सुभाष कृष्ण, क्योंकि वाकई कोई नहीं ध्यान देना चाहता। देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंट माइंडेड गवर्नर्स हों। दूसरी बात जो अभी कहा गया, ऐसा नहीं है कि सरकारिया कमीशन ने ये कहा हो कि कोई राजनीतिक के अपॉइंट ना हो। सरकारिया कमीशन ने ये कहा था और संविधान आयोग ने भी उसकी पुष्टि की कि जो रीसेंट पास्ट में जो दलगत राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हों, रीसेंट पास्ट में दलगत राजनीति में बहुत सक्रिय जो रहे हों, उन्हें न बनाया जाए। तो पॉलिटिशियंस को मना नहीं किया गया। जी। और ये सही है, जैसा मनु जी ने, अभिषेक सिंघवी जी ने भी कहा कि व्यक्ति पर निर्भर है। राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरे पास बहुत ही कम समय है। रविशंकर प्रसाद, आप देर से आए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, दो नेशनल पार्टीज क्या इस बहस को गंभीरता से लेंगी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कि कोई रास्ता निकले जहां पर ये बार बार इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने उदाहरण हैं, ये दोहराया ना जाए? देखिए, ये बहस हो, हम लोग दोनों साथ रहेंगे जी। और मैं क्षमा करेंगे, फिर कहूंगा कि पॉलिटिशियन गवर्नर खराब ही होते हैं। देखिए, मैं एनडीए का फिर उदाहरण दूंगा। एनडीए में बहुत पॉलिटिकल लोगों को बनाया था ना, लेकिन किसी का तो कंडक्ट ऐसा नहीं हुआ था। एक मिनट बात, तो मैं कहता हूं कि अगर इस विषय पर एक सार्थक बहस शुरू हो तो जरूर होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है कि आज देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें जो बहुत कुछ छोटे दलों का भी प्रवेश हुआ है, तो कई बार बड़े विषयों पर शायद इंडिपेंडेंट बहस में कुछ कठिनाई तो आती है। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है जिसे हमने समझने की कोशिश की थोड़े से समय में, वो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल को एक महत्वपूर्ण बात रखी है रविशंकर प्रसाद ने, छोटे दलों की, इन सबको बैठकर कहीं पर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक बेंचमार्क मान के ये सोचना पड़ेगा कि वाकई इस देश में गवर्नर्स की, राज्यपालों की भूमिका क्या होनी चाहिए।